नमस्कार सभी को। स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में जैसा कि हम 10th क्लास की पूरी साइंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ गए लेक्चर नंबर 2 पे। आधा चैप्टर वहाँ पे हमने पढ़ लिया है और आधा चैप्टर हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है। आगे आधे चैप्टर के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसमें से हीट इवॉल्व हो जाए या हीट निकल जाए बाहर, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं कि जैसे कार्बन होता है, उसको अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट करते हैं या जब भी कार्बन को हम कंबस्ट करते हैं तो वो जो कंबशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा। तो जब भी कार्बन को हम कंबस्ट कर रहे हैं या जला रहे हैं या उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी बनता है ना, वहां मैक्सिमम टाइम में एनर्जी निकल जाती है, तो हीट के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी निकल रही है। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का इवोल्यूशन हो जाए। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या हो जाए, इवॉल्व हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ये एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और भी रिएक्शंस हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एक रिएक्शन हमें दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? देखिए, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उससे एनर्जी को कन्वर्ट करना, मतलब ग्लूकोज से एनर्जी का बनना, ऐसी प्रोसेस जो होती है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर आती है। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी का फॉर्मेशन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर से एनर्जी निकल रही है, ऐसे प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जो हमारे पास रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आता है जिसमें हीट बन रही है या एनर्जी बन रही है। तो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए जो हमारे पास रेस्पिरेशन है वो एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि वो भी क्या करता है, बहुत सारी हीट निकालता है या बहुत सारी एनर्जी निकाल देता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये एग्जांपल भी हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं लेक्चर के, वो भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर जो हीट है वो जिनके अंदर आपको हीट देना पड़ता है, जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब वो रिएक्शन हीट को निकालेगा नहीं, उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा। जैसे आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस कराना है, उसके लिए आपको उस केमिकल रिएक्शन में हीट देना पड़ेगा, पहले वो हीट एब्जॉर्ब होगी केमिकल रिएक्शन में, तब जाके वहां केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होगा। तो जैसे कि एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है। इस प्रोसेस में हीट आपने रिएक्शन के अंदर दी है, मतलब नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में आपने हीट दी, तब जाके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वहां पे फॉर्म हो रहा है। जो फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली है क्या? प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लीफ में, प्लांट लीफ में कंबाइन होते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर आपस में मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्योंकि लीफ के अंदर जो पत्तियां होती है पेड़ की, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसके प्रेजेंस में वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाती हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में हीट हमें देना पड़ता है। हीट किसके फॉर्म में दिया है? सनलाइट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी हमें देनी पड़े, जिसमें हीट हमें देनी पड़े, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हो, ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट हमें देनी पड़ रही है। तो दोनों प्रोसेसेस उल्टे हैं एक दूसरे के। एंडोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पुरानी स्लाइड में यहां पर रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो फोटोसिंथेसिस है और जो हमारे पास रेस्पिरेशन है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेसेस है। एक प्रोसेस में हीट निकल रही है, एक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और आप देखेंगे कि जो केमिकल प्रोसेस है ना, वो भी जस्ट अपोजिट है। कैसे? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है हमारे पास, मतलब जो हमारे पास रेस्पिरेशन था, वो क्या था, ग्लूकोज में आप ऑक्सीजन गैस को यूज कर रहे थे और वो बना रहा था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
प्लस हीट बना रहा था वो। यहां पर इसका जस्ट उल्टा है, यहां पे देखिए बिल्कुल रिवर्स कर दिया है केमिकल रिएक्शन को। ये ग्लूकोज प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और जो हीट है वो आप एज अ रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं। सो ये एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है और जो हमारे पास रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस एंड respiration is opposite या are opposite processes। ठीक है। एक चीज और है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है, या कैसे याद करना है कि एंडोथर्मिक में या एक्सोथर्मिक में किस में हीट इवॉल्व हो रही है, किस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। देखिए जो एक्सोथर्मिक है, जो एक्सोथर्मिक है इसमें एक वर्ड जुड़ रहा है एग्ज, इसका मतलब एग्जॉस्ट। जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है, एग्जॉस्ट फैन में भी क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, रूम की जो हीट है ना उसको बाहर कर देता है। एक रूम है, ठीक है, रूम के अंदर के हीट को निकाल के वो फैन एक जगह से दूसरी जगह बाहर शिफ्ट कर देता है। मतलब एग्जॉस्ट फैन हीट को बाहर निकाल रहा है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो हीट को बाहर निकालेगी उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जॉस्ट ई एक्स, देखिए जहां पे भी एग्जॉस्ट लग रहा है, एक्स लग रहा है, वो चीज बाहर निकल जाएगी। ठीक है। सो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट बाहर निकल रही है। तो आपने एक वर्ड क्रैक कर लिया कि एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकल रही है। कैसे पता चला, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन हीट को बाहर निकालता है। उसी प्रकार से एक्सोथर्मिक, जो वर्ड एक्सो है वो भी क्या करेगा, हीट को बाहर निकालेगा। ठीक है। तो आपने एक क्रैक कर लिया कि एक्सोथर्मिक हीट को बाहर निकाल रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक में से हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। इसका अपोजिट एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। चलिए केमिकल रिएक्शन बेसिकली 5 टाइप की होती हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट वन होता है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है। तो हम अब बेसिकली सीधे टॉपिक पे जाते हैं कि है क्या वो। ठीक है। 5 प्रकार की रिएक्शंस हैं। सबसे पहला रिएक्शन उसके अंदर आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाएं और कंबाइन होने के बाद वो एक प्रोडक्ट बनाए। देखिए दो रिएक्शन, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा रहेंगे लेकिन कंबाइन होने के बाद वो प्रोडक्ट एक बनाएंगे। Those reaction in which two or more substance combine to form a single substance, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक बनेगा। रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकता है, मतलब आप रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2, रिएक्टेंट नंबर 3, रिएक्टेंट नंबर 4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 4 तो खैर ज्यादा हो गया, चलिए 3 ही ले लेते हैं। रिएक्टेंट नंबर 3 हमने लिया, ये तीनों आपस में मिल गए। 3 नहीं लेना चाहते 2 ले लीजिए। 2 रिएक्टेंट थे, वो आपस में मिल गए, मिलने के बाद उन्होंने एक प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ क्या बनेगा, एक ही बनेगा। तो मैं यहाँ पे P1 कर देता हूँ। रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम 2 रिएक्टेंट होने चाहिए। 2 से ज्यादा भी होंगे तो भी चलेगा। those reaction in which 2 or more than 2 substance react with each other to combine react with each other and form a single substance, और वो एक सब्सटेंस बनाएंगे। ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है। एग्जांपल क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, विच इज फिलहाल गैस है वो। हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं 2HCl। देखिए इसको बैलेंस कर दिया डायरेक्ट। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, देखिए यहाँ पे G बना हुआ है। जो छोटी छोटी चीजें हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर, जैसे हाइड्रोजन के बगल में G लगा है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस है। क्लोरीन के बगल में G है, वो सिंबल है छोटा सा कि हाँ ये क्लोरीन गैस है। HCl बना तो हमें कैसे पता चला HCl लिक्विड होगा या गैस होगा, उसके बगल में G लिखा हुआ है, मतलब HCl जो बन रहा है, HCl एक प्रकार का गैस है। ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। तो कार्बन एक सॉलिड है, ऑक्सीजन एक गैस है, ये दोनों आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। तो 2 रिएक्टेंट थे, 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, ये भी एक प्रोसेस है। तो रिएक्टेंट हमारे पास, रिएक्टेंट एक ये है, एक रिएक्टेंट ये है, तो 2 रिएक्टेंट हो गए। ये दोनों रिएक्टेंट ने कंबाइन करके आपस में क्या बनाया हुआ है, प्रोडक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, कंबाइन होने के बाद बना रहा है CaOH का होल ट्वाइस, मतलब ये क्विक लाइम है। क्विक लाइम रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना रहा है, स्लैग लाइम। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और साथ में ये क्या निकालता है, साथ में हीट भी निकालता है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें हीट साथ में निकलता है, ऐसे प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये भी कुछ स्लाइड्स पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो कैल्शियम ऑक्साइड विच इज नोन एज क्विक लाइम रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ। जब भी वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बहुत सारी हीट वहां से निकलने वाली है और ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। अब आगे हम आता है, सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? देखिए किसी भी चीज का डिकम्पोज होना, किसी भी चीज का टूटना, वो डिकम्पोजिशन कहलाता है। मतलब कोई भी चीज डिकम्पोज हो रहा है, कोई भी चीज टूट रही है, कोई भी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें किसी भी चीज का ब्रेकडाउन हो, मतलब रिएक्टेंट तो एक ही रहेगा लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा बन सकते हैं। मतलब एक कोई भी एक सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है या वो ब्रेकडाउन हो रहा है। इसका मतलब एक सब्सटेंस रहेगा वो डिग्रेड हो जाएगा, मतलब दो या दो से ज्यादा में ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो दोज रिएक्शन, ऐसी कोई भी रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट अप, कंपाउंड टूट जाता है, टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में वो टूट रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा थे लेकिन प्रोडक्ट एक बन रहा था। यहां पे थोड़ा सा उल्टा है, यहां पे क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट एक रहता है, वो डिकम्पोज होता है दो या दो से ज्यादा में। ठीक है, सो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कोई भी सब्सटेंस है वो बिना एनर्जी लिए तो डिकम्पोज होगा नहीं। देखिए किसी भी चीज को अगर आपको डिकम्पोज करना है ना, उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। बिना एनर्जी दिए कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज होता ही नहीं है। तो जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? जब भी किसी सब्सटेंस को हम हीट देते हैं और हीट देने के बाद वो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है। मान लीजिए एक कंपाउंड है, कंपाउंड को हमने बहुत ज्यादा हीट कर दिया, हीट करने के बाद वो एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है या बन जाता है। ऐसे सब्सटेंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब ऐसी प्रोसेस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब वहां पे हीट देने पर सब्सटेंस टूट रहा है, ऐसी प्रोसेस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब जब कोई भी सब्सटेंस को हमें तोड़ना है या स्प्लिट अप करना है। डिकम्पोजिशन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, डिकम्पोज करना, किसी भी एक सब्सटेंस को दो या दो से ज्यादा में तोड़ना या बांटना। अब फोटो डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? फोटो डिकम्पोजिशन का यह मतलब होता है कि हीट देने, सॉरी लाइट देने पर, लाइट के मदद से हम किसी भी सब्सटेंस को तोड़ सकते हैं या डिकम्पोज कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन? देखिए इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए। मतलब एक कंपाउंड रहेगा हमारे पास, उस सब्सटेंस को ब्रेकअप करने के लिए, स्प्लिट अप करने के लिए, तोड़ने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी यूज करके उस कंपाउंड को हम दो या दो से ज्यादा में स्प्लिट अप कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो मेनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में करना क्या होता है, रिएक्टेंट एक होता है, उस रिएक्टेंट को हम ब्रेकअप कर देते हैं, तोड़ देते हैं, स्प्लिट अप कर देते हैं दो या दो से ज्यादा में। अब किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। वी नीड एनर्जी टू ब्रेक एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल। सो एनर्जी हम तीन प्रकार से ले सकते हैं, या तो उसको हीट करके तोड़ देंगे, या तो उसको लाइट के प्रेजेंस में हम तोड़ेंगे, जो फोटो है वो लाइट को रिफर करता है, लाइट के प्रेजेंस में हम उसको तोड़ेंगे, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम उसको ब्रेकअप कर देंगे या तोड़ देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं। एग्जाम्पल क्या है? NaCl। NaCl इज अ सोडियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट। इस सॉल्ट को ये लिक्विड फॉर्म में, फिलहाल जो NaCl है ये किसके फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, मतलब NaCl को पिघला लिया गया है। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से Na और क्लोरीन गैस में तोड़ देते हैं। मतलब आपके पास एक सोडियम का लिक्विड है, मतलब जो NaCl आप सॉलिड फॉर्म में देखते हैं वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म है। मतलब NaCl को मोल्टन स्टेट में रख लिया गया है, पिघला लिया गया है। NaCl को जब भी हम पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद उसको हमें डिकम्पोज करना है, तो NaCl को तोड़ना है, मतलब Na अलग करना है और Cl अलग करना है। ये जो NaCl ऐसे लिखा हुआ है ना, ये जो NaCl ऐसे लिखा हुआ है ना, इसे NaCl को बीच में से तोड़ देना है, Na अलग बनाओ, Cl अलग बनाओ। सो NaCl हमें बनाना है। तो NaCl कैसे बनाएंगे? विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस सब्सटेंस के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम सोडियम अलग कर लेते हैं और क्लोरीन गैस अलग कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ है पोटेशियम क्लोरेट के ClO3। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट।
पोटेशियम क्लोराइड को हीट की मदद से हम क्या करते हैं, उस पोटेशियम क्लोराइड में हीट दे देते हैं, हीट की मदद से वो पोटेशियम क्लोराइड टूट जाता है। वो बनाता क्या है, वो बनाता है KCl प्लस ऑक्सीजन गैस, मतलब KClO3 हमारे पास एक सब्सटेंस है, इसका डिकम्पोजिशन करना है, मतलब इसे तोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे, बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं। पोटेशियम क्लोराइड जो है उसको हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। हीट करने पर वो KCl, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो KCl में टूट जाएगा और क्या बनाएगा, साथ में ऑक्सीजन गैस बना लेगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसको बैलेंस कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट हमें दिया हुआ है यहाँ पे। फेरस सल्फेट एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, ये इससे पहले भी हमने देखा था, एक लाइट ग्रीन कलर का इसका सब्सटेंस रहता है। जो लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, इसका एक्वा सॉल्यूशन भी लाइट ग्रीन कलर का बनता है। ठीक है, ये इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर देखा था। तो फेरस सल्फेट एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, फेरस सल्फेट FeSO4 है ना। फिलहाल इसका एक्वस जो सॉल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है बेटा, लाइट ग्रीन का होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो लास्ट लेक्चर जाके एक बार देख सकते हैं। सो फेरस सल्फेट जो है उसका एक्वा सॉल्यूशन लाइट ग्रीन कलर का है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें जो हमें फेरस सल्फेट दिया हुआ है वो फेरस सल्फेट एक्वस फॉर्म में नहीं दिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड, देखिए कंपाउंड के बगल में वहां लिखा रहेगा, एस लिखा है तो मतलब वो सॉलिड फॉर्म में, AQ लिखा है मतलब कि वो एक्वस फॉर्म में है ना, ऐसा L लिखा है तो मतलब वो लिक्विड फॉर्म में, ऐसा हम रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं उसका। तो हमारे पास फेरस सल्फेट दिया हुआ है, फेरस सल्फेट फिलहाल हमारे पास किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। इसको हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं। हीट करने पर ये टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में ही टूटता है। मतलब आपके पास एक कंपाउंड था FeSO4, उसको जब भी आप हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होता है, वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस में रिलीज हो जाएगा। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस, ये गैसेस ना सब्सटेंस में से निकल जाती है, उड़ जाती है, और फेरस ऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में वहीं नीचे रह जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट एक कलरलेस सब्सटेंस है। इस कलरलेस सब्सटेंस को भी जब हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये लेड मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जो लेड मोनोऑक्साइड है वो एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो फ्लेम होती है, जो ब्लू कलर का, सॉरी ब्राउन कलर का जो फ्यूम होता है, वो ब्राउन कलर का फ्यूम वहां से उड़ता हुआ दिखता है। मतलब करते क्या है, एक किसी भी चाइना डिश में एक जो सब्सटेंस है दैट इज लेड नाइट्रेट, उसको रख लेते हैं, नीचे से बर्नर के थ्रू उसको हम स्टैंड पे, बर्नर रहता है फिर उसके ऊपर स्टैंड रहता है, उसके ऊपर ये सब्सटेंस रखेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, बर्नर को चालू कर देते हैं, जो बर्नर रहता है वो सब्सटेंस को हीट कर देता है। हीट करने के बाद जो नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड जो ब्राउन कलर का फ्लेम है, वो ब्राउन कलर का फ्लेम पूरा वहां से निकल जाता है और ऑक्सीजन गैस वहां से निकल जाती है। तो हमारे पास जो वेसल लिया था, उस वेसल के अंदर क्या बचता है, लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड गैस बस, लेड मोनोऑक्साइड सॉलिड बचता है, विच इज येलो इन कलर, जो कि येलो कलर का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का एक सॉल्ट होता है, जो कि वीक सॉल्ट होता है एक प्रकार का। जब भी वो लाइट के प्रेजेंस में आता है तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूटता है, जैसे इससे पहले वाले बाकी सारे टूट रहे थे, ये लाइट के प्रेजेंस में टूट रहा है। सिल्वर एक ग्रेइश व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, और जब सिल्वर क्लोराइड टूटता है तो जो क्लोरीन है वो गैस के फॉर्म में निकलता है। तो जो क्लोरीन गैस है दैट इज येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है, जो कि वहां से लिबरेट हो जाती है। सिल्वर क्लोराइड को हम हमेशा डार्क बॉटल्स के अंदर रखते हैं, जैसे यहाँ पे आपने डायग्राम देखिए, डायग्राम में भी यहाँ पे बना हुआ है। तो सिल्वर क्लोराइड है उसको डार्क बॉटल्स के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो डार्क बॉटल्स हैं वो लाइट, सनलाइट को एंटर नहीं करने देती। तो जब सनलाइट एंटर नहीं करेगी तो जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट से बचा हुआ रहेगा, और वो सनलाइट की मदद से सिल्वर क्लोराइड हमको हम तोड़ नहीं पाएंगे। तो ब्रेकडाउन ऑफ जो सिल्वर एसिड है, सिल्वर क्लोराइड सॉरी, उसको हम बचा सकते हैं डार्क कलर की बॉटल्स में उसको रखकर। जैसे यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना के दिया हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड को जब भी हम रखते हैं एक वेसल के अंदर और उसको सनलाइट के एक्सपोजर में छोड़ देते हैं, तो जो पूरा का पूरा सब्सटेंस है वो हल्का सा अपना कलर चेंज करने लगता है। तो देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले ये व्हाइट कलर का था, अब जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क होने लगा, हल्का सा ग्रे कलर पकड़ने लगा है सॉल्यूशन, जो भी सब्सटेंस हम वहां पे रख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड उसका। ठीक है, अच्छा एक नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ लाइट। इसमें से हम किसको डिकम्पोज कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे NaCl है, ये तो डिकम्पोज होने से रहा, KCl भी डिकम्पोज नहीं होगा, तो डिकम्पोज क्या होगा, AgCl डिकम्पोज होगा, जो भी हमने अभी कुछ देर पहले ही लास्ट स्लाइड में पढ़ा। ठीक है,
एक डिकम्पोजिशन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब भी डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ पे हम किसको डिकम्पोज कर रहे हैं, हम वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है, जब भी हम वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो वाटर डिकम्पोज होगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में। जब भी हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो हाइड्रोजन जो गैस है वो अपने 2 मोल बनाता है, उसका वॉल्यूम रहता है वो डबल रहता है। किससे डबल रहता है, ऑक्सीजन से डबल रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाटर है, वाटर को हम डिकम्पोज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम बन रहे हैं। देखिए इसको बैलेंस करेंगे तो ये हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसके डबल वॉल्यूम बन रहे हैं देन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का वो डबल है किसके, ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। हाइड्रोजन का वॉल्यूम गैस क्या है, डबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ने वाला है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, मेनली दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी एक एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि मेरे पास यहाँ पे एक मेटल है, इसको मैं M1 लिख देता हूँ, और एक सॉल्ट है मेरे पास दैट इज S1 लिख दिया मैंने, या सॉल्ट अपन मान लेते हैं M2, और यहाँ पे कोई भी एक इसके साथ एक एनायन लगा हुआ है। तो मेटल एक कैटायन है और इसके साथ में एक एनायन लगा हुआ है। तो करता क्या है, ये जो सॉल्ट है ये अपना प्लेस चेंज करके, या ऐसा कहें जो मेटल नंबर 1 है अपना प्लेस चेंज करके मेटल 2 के पास चला जाता है। अब दोनों में से कोई एक काम भी कर सकता है। तो बनाएगा क्या, M1X बना लेगा, मतलब मेटल के साथ एक सॉल्ट जो मतलब एनायन है, एनायन वहां पे जाके लग जाएगा, और जो मेटल नंबर 1 है वो मेटल नंबर 1 सेपरेट हो जाएगा, वहां से अलग हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास यहाँ पे। जैसे कि क्लोरीन गैस है, वो रिएक्शन कर रही है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। क्लोरीन गैस जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगी तो ये क्लोरीन क्या करता है, पोटेशियम को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब पोटेशियम को आयोडीन को वहां से हटा देता है। तो क्लोरीन ने क्या किया, यहाँ से आयोडीन को हटा दिया, तो बनाएगा KCl, और जो आयोडीन है आयोडीन वहां से निकल के अलग हो जाएगा। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो Cl2, मेरे ख्याल में शायद ये बैलेंस है, हाँ K2 ये KCl KI ये लगा हुआ है, तो ये बैलेंस फॉर्म में। पोटेशियम 2 है तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोरीन गैस ने आयोडीन को वहां से क्या कर दिया है, टोटली डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, जैसे दिया हुआ कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे क्या दिया हुआ आयरन। ये एग्जांपल मैं शायद तीसरी बार ले रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट लेक्चर में भी लिया हुआ था। कॉपर सल्फेट जो है एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। जब भी वो आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन क्या करता है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, तो बनाता है FeSO4, और जो कॉपर है, कॉपर यहाँ से निकल जाता है। कॉपर एक रेड ब्राउन कलर का एक सॉलिड मेटल है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैग्नीशियम अगर HCl के साथ रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन में गैस भी लिबरेट होती है, ये हमने इवोल्यूशन ऑफ द गैस वाले एग्जांपल में भी देखा था। जो मैग्नीशियम है वो जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो उसको अगर बैलेंस करेंगे तो क्लोरीन 2 है, यहाँ पे आप 2 लगा लीजिए, ये बैलेंस हो चुका है। सो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो होता क्या है, हाइड्रोजन को यहाँ मैग्नीशियम से हमने क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ऐसी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, सोडियम और वाटर, जैसे सोडियम है Na और वाटर है हमारे पास H2O, तो जो वाटर है वो डिसोसिएट होता है H+ और OH- आयंस में। सो सोडियम है वो OH के ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देते हैं और ये बना लेता है NaOH, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है यहाँ से। बाद में हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर बैलेंस करके दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। सोडियम ने वाटर को के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाया है। तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप ना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सोडियम 2 हो गया, सोडियम यहाँ पे भी 2 कर लिया हमने। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन 2 हो गया है, ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2 2 4, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ये हाइड्रोजन भी हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जहां पे एक मेटल्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, या कहा जाए कि जो आयंस हैं, आयंस का जहां पे डिस्प्लेसमेंट होने लगे उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड रिएक्ट बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन, 2 कंपाउंड्स वहां पे रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा रिएक्शन हो रहा है
कि वहां पे आयंस एक दूसरे को चेंज कर दे रहे हैं। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, जिसमें कि दो कंपाउंड आपस में आयंस को एक्सचेंज कर लें फ्रॉम फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या दिया हुआ है हमें, एग्जांपल दिया हुआ है NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो होता क्या है, सोडियम यहाँ पे Na प्लस आयन बनाता है, OH माइनस आयन बनाता है, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। H प्लस आयन बनाता है और Cl माइनस आयन बनाता है। ये आयन्स आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, एक दूसरे को बदल देते हैं। जैसे H और OH साथ में मिलकर बना लेंगे वाटर, Na प्लस Cl आपस में मिलकर बना लेंगे सॉल्ट NaCl। यहाँ पे ये कंपाउंड हमारे पास बन गया, ठीक है। तो जो आयन्स है, जो एक एनायन है वो दूसरे वाले कैटायन के साथ जुड़ जाएगा, जो पहले वाले का एनायन है वो दूसरे वाले के कैटायन के साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और रिएक्शन दिया है, जैसे बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो बेरियम क्लोराइड ये रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो करेगा क्या, बेरियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा, तो बनाएगा CuCl2, और ये Ba इसको डिस्प्लेस कर देगा तो बनाएगा BaSO4। ये बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट ने आपस में एक दूसरे के आयंस को डिस्प्लेस किया हुआ है, और साथ में कॉपर क्लोराइड और बेरियम सल्फेट इसने बना लिया है, तो ये भी एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है, जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये रिएक्शन कर रहा है NaCl के साथ, NaCl के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। सिल्वर सोडियम को हटा देगा और सोडियम सिल्वर को हटा देगा, तो बनाएगा क्या, दैट इज दैट विल बी फॉर्म AgCl एंड फॉर्म NaNO3। तो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई एक सॉल्ट ऐसा होगा जो कि इनसॉल्युबल होगा, और वो क्या बना लेगा, वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है ये व्हाइट PPT बनाता है। प्रेसिपिटेट मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी समझा चुका हूं, और आज के लेक्चर में भी मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं एक बार। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है AgCl। व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट आर द इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। देखिए यहाँ पर आपको AgNO3 का एक्वा सॉल्यूशन दिया है, NaCl का भी एक्वा सॉल्यूशन दिया है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। आपस में मिलने के बाद जो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है वो तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिसॉल्व नहीं होता। जो भी सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा उसको हम प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, बारी बारी से जानते हैं। पहले ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। देखिए किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन आके ऐड हो जा रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जा रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन आके ऐड हो जा रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए उस सब्सटेंस में से तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन ही कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास दिया है कॉपर, कॉपर का रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये बनाएगा CuO, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा तो कॉपर पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में या किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कहलाता है, या हाइड्रोजन अगर वहां से रिमूव हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो भी उसको हम रिडक्शन ही कहेंगे। जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये आयोडीन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बनाएगा क्या, HI और सल्फर। तो आयोडीन 2 है, 2 लगा दिया, हाइड्रोजन भी 2 है, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हाइड्रोजन है उसमें क्या आके ऐड हो जा रहा है, आयोडीन आके ऐड हो जा रहा है। तो जो आयोडीन है, आयोडीन का तो रिडक्शन हो गया। क्यों रिडक्शन हो गया? क्योंकि आयोडीन ऐड हो जा रहा है हाइड्रोजन में आके। तो हाइड्रोजन जिस किसी भी सब्सटेंस में आके ऐड होता है उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाएगा। अगर इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस हमने एक चीज और पढ़ी थी, अगर किसी भी चीज में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, जैसे सल्फर है, सल्फर में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो यहाँ जो सल्फर है ना, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक। चलिए मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन आके जुड़ता है उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाता है, और जिसमें से हाइड्रोजन निकल के जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट
प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन से अपोजिट है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है कुल मिला के। ऑब्वियस है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और एक ही स्टेप में रिडक्शन भी हो रहा हो, जैसे ये पुराना वाला, यहाँ पर एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन भी हो रहा था और उसी स्टेप में रिडक्शन भी हो रहा था। देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए, सो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स जो वर्ड है दैट स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ। ऐसे सब्सटेंस जिनका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, या द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, एक कोई ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, ऐसे सब्सटेंस को भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन दे दे सामने वाले को, ले भाई ये ऑक्सीजन रख, काम कर अपना, जो भी करना है वो कर, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करवा दे, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आपको बहुत सिंपल सा डेफिनेशन बताऊं, किसी भी चीज का जो रिडक्शन हो रहा है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। चलिए दिया हुआ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया। कॉपर ऑक्साइड जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कॉपर। देखो कॉपर ऑक्साइड, एक सेकेंड, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ देखिए इसको, है ना, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। देखिए सीधी सी बात है, जिसका भी रिडक्शन हो रहा है, जैसे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, जो कॉपर है, कॉपर एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? ठीक है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे दे, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सामने वाले को क्या दे दे? हाइड्रोजन दे दे। या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, ऐसे सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे दे उसको हम रिडक्शन, जो मतलब कुल मिला के रिडक्शन के लिए अगर हाइड्रोजन दे रहा है, ऐसे सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे दे और रिडक्शन करा दे उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के फिर से मैं एक बात बोलूंगा, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी देख लेते हैं। H2S है, H2S क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? HCl और सल्फर निकाल देगा बाहर। ठीक है, ये बैलेंस कर लिया दो के साथ। अब हाइड्रोजन सल्फर में से रिमूव हो रहा है तो सल्फर का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन में हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है तो भाई क्लोरीन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हो जाएगा रिडक्शन। अब जिस किसी का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सल्फर एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फर एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है वो हमें कैसे इफेक्ट करता है? देखिए मेन जो ऑक्सीडेशन है उसके दो इफेक्ट हैं। पहला है कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल कैसे कोरोड हो जाता है, एंड सेकेंड इज रेंसिडिटी ऑफ फूड, खाने की कैसे रेंसिडिटी होती है, खाना कैसे खराब हो जाता है। देखिए ऑक्सीडेशन के बहुत अच्छे यूजेस भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोरोजन मतलब उसका इल इफेक्ट दिया हुआ है, उसका क्या खराब इफेक्ट है, सो हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन के बहुत सारे अच्छे यूजेस भी हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोजन, कोरोजन क्या है? देखिए कोरोजन एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। कोरोजन क्या बेटा? एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। एक सेकंड, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, ठीक है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जो मेटल है, मेटल कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? मेटल कन्वर्ट, एक सेकंड रुकिएगा, मेटल कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मेटल जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। अब कैसे कन्वर्ट होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ये कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर या केमिकल, इनके प्रेजेंस में जो मेटल है वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलिए, कोरोजन इज कॉज्ड बाय मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। जब मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है तब वहां पे कोरोजन टेक प्लेस करता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर, हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वही एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वही मेटल का ऑक्सीडेशन करा देती है। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, जो लोहे में जंग लग जाती है, लोहे का जो कलर बदल जाता है, ठीक है। जो हमारे पास और भी मेटल्स हैं उनका भी कलर बदलता है, जैसे जो सिल्वर है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, गोल्ड है वो भी ब्लैक कलर का हो जाता है, कॉपर हल्का सा ग्रीन हो जाता है, एल्यूमिनियम ब्लैक हो जाता है। सो द थिंग इज कि ये सब का कोरोजन हो रहा है। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। कोरोजन क्या है बेटा? कोरोजन इज अ काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, बारी बारी से जानते हैं। पहले ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। देखिए किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन आके ऐड हो जा रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जा रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन आके ऐड हो जा रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए उस सब्सटेंस में से तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन ही कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या है? जैसे हमारे पास दिया है कॉपर, कॉपर का रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ तो ये बनाएगा CuO, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा तो कॉपर भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में या किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कहलाता है, या हाइड्रोजन अगर वहां से रिमूव हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो भी उसको हम रिडक्शन ही कहेंगे। जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये आयोडीन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बनाएगा क्या? HI और सल्फर। तो आयोडीन 2 है, 2 लगा दिया, हाइड्रोजन भी 2 है, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हाइड्रोजन है उसमें क्या आके ऐड हो जा रहा है? आयोडीन आके ऐड हो जा रहा है। तो जो आयोडीन है, आयोडीन का तो रिडक्शन हो गया। क्यों रिडक्शन हो गया? क्योंकि आयोडीन ऐड हो जा रहा है हाइड्रोजन में आके। तो हाइड्रोजन जिस किसी भी सब्सटेंस में आके ऐड होता है उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाएगा। अगर इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस हमने एक चीज और पढ़ी थी, अगर किसी भी चीज में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, जैसे सल्फर है, सल्फर में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है तो यहाँ जो सल्फर है ना, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक। चलिए मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन आके जुड़ता है उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाता है, और जिसमें से हाइड्रोजन निकल के जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन से अपोजिट है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है कुल मिला के, ऑब्वियस है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और एक ही स्टेप में रिडक्शन भी हो रहा हो, जैसे ये पुराना वाला, यहाँ पर एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन भी हो रहा था और उसी स्टेप में रिडक्शन भी हो रहा था, देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स जो वर्ड है दैट स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ, ऐसे सब्सटेंस जिनका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं।
ऐसे सब्सटेंस जिनका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, या द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, एक कोई ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, ऐसे सब्सटेंस को भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन दे दे सामने वाले को, ले भाई ये ऑक्सीजन रख, काम कर अपना, जो भी करना है वो कर, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करवा दे, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आपको बहुत सिंपल सा डेफिनेशन बताऊं, किसी भी चीज का जो रिडक्शन हो रहा है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। चलिए, दिया हुआ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, कॉपर ऑक्साइड जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कॉपर। देखो कॉपर ऑक्साइड, एक सेकेंड, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ देखिए इसको, है ना, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। देखिए सीधी सी बात है, जिसका भी रिडक्शन हो रहा है, जैसे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, जो कॉपर है, कॉपर एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे दे, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सामने वाले को क्या दे दे, हाइड्रोजन दे दे, या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, ऐसे सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे दे उसको हम रिडक्शन, जो मतलब कुल मिला के रिडक्शन के लिए अगर हाइड्रोजन दे रहा है, ऐसे सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे दे और रिडक्शन करा दे, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के फिर से मैं एक बात बोलूंगा, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी देख लेते हैं, देखिए H2S है, H2S क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCl, और सल्फर निकाल देगा बाहर। ठीक है, ये बैलेंस कर लिया दो के साथ। अब हाइड्रोजन सल्फर में से रिमूव हो रहा है तो सल्फर का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन में हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है तो भाई क्लोरीन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हो जाएगा रिडक्शन। अब जिस किसी का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सल्फर एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है, सल्फर एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है वो हमें कैसे इफेक्ट करता है। देखिए मेन जो ऑक्सीडेशन है उसके दो इफेक्ट हैं। पहला है कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल कैसे कोरोड हो जाता है, एंड सेकेंड इज रेंसिडिटी ऑफ फूड, खाने की कैसे रेंसिडिटी होती है, खाना कैसे खराब हो जाता है। देखिए ऑक्सीडेशन के बहुत अच्छे यूजेस भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोरोजन मतलब उसका इल इफेक्ट दिया हुआ है, उसका क्या खराब इफेक्ट है, सो हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन के बहुत सारे अच्छे यूजेस भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोजन, कोरोजन क्या है, देखिए कोरोजन एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। कोरोजन क्या बेटा, एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। ठीक है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जो मेटल है, मेटल कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, मेटल कन्वर्ट, एक सेकंड रुकिएगा, मेटल कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मेटल जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। अब कैसे कन्वर्ट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ये कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर या केमिकल, इनके प्रेजेंस में जो मेटल है वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है यहाँ पे, है ना। ठीक है, चलिए कोरोजन इज कॉज्ड बाय मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। जब मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है तब वहां पे कोरोजन टेक प्लेस करता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर, हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वही
एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वही मेटल का ऑक्सीडेशन करा देती है। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, जो लोहे में जंग लग जाती है, लोहे का जो कलर बदल जाता है, ठीक है। जो हमारे पास और भी मेटल्स हैं उनका भी कलर बदलता है, जैसे जो सिल्वर है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, गोल्ड है वो भी ब्लैक कलर का हो जाता है, कॉपर हल्का सा ग्रीन हो जाता है, एल्यूमिनियम ब्लैक हो जाता है। सो द थिंग इज कि ये सब का कोरोजन हो रहा है। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। कोरोजन क्या बेटा? कोरोजन इज अ काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या है? देखिए कैसे हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम कोरोजन को बचा सकते हैं, कैसे हम मेटल्स से को बचा सकते हैं कोरोजन से, ठीक है। तो यूज ऑफ कोटिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट सच एज ऑयल, ग्रीस, पेंट एंड कार्बन फाइबर कोटिंग, इन सबको अप्लाई करके, मतलब जो हमारे पास रॉड्स हैं उनके ऊपर पेंट, ऑयल या ग्रीस या कार्बन फाइबर की जो कोटिंग है उसको लगा के हम रॉड्स को या जो भी हमारे पास मेटलिक चीजें हैं उसको हम बचा सकते हैं रस्टिंग होने से। Surface is coated with the paint and with the some chemical that is called bisphenol. Bisphenol नाम का एक केमिकल होता है, उसको भी अगर हम कोटिंग कर देंगे उससे भी हम बचा सकते हैं। Metal is electroplated with the metal like tin, nickel, zinc, chromium, aluminium. ये जो मेटल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, इसको इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं, मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की प्लेट लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक फिनोमेना होता है जिसमें बैटरी का यूज करके और केमिकल के अंदर मेटल्स को डिप करके एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। कॉमनली क्या करते हैं हम, जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, है ना, छोटी क्लासेस में भी था। तो जिंक इज कॉमनली यूज फॉर कवरिंग द आयरन सरफेस। द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन सरफेस विद द जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एंटीरस सॉल्यूशन आते हैं कुछ, उस एंटीरस सॉल्यूशन को हम डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन लाइक एल्कलाइन फॉस्फेट या एल्कलाइन क्रोमेट, ये दो सॉल्यूशंस हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट या एल्कलाइन क्रोमेट, इसका लेयर हम लगा देते हैं, सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं जिससे कि कोरोजन ना हो पाए, कोरोजन से हम प्रिवेंट कर लें। फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, एलॉय बना के भी हम यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द एलॉय? एलॉय आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल्स को पिघलाना है, पिघला के मिक्स करना है, उसका होमोजेनियस मिक्सचर बनाना है, मतलब मेटलिक सॉल्यूशन को हम एलॉयज कहते हैं, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल, इसको हम एलॉय कहते हैं। जो एलॉय होता है ना वो कहाँ होता है? स्टील की थाली एलॉय है। व्हील्स आते हैं आजकल एलॉय के, ठीक है। सो ये सब इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इनके अंदर रस्टिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंसिडिटी दिया हुआ है। अब रेंसिडिटी क्या होता है? देखिए जो भी मतलब खाना है वो एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से खराब हो जाता है, मतलब हवा में जो ऑक्सीजन है वो खाने के साथ रिएक्शन करती है और उसको खराब कर देती है, उसमें से फिर अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत बुरी बुरी स्मेल आती है, टेस्ट आती है, उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द रेंसिड फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिटार्डेड इन दीज द फॉलोइंग प्रोसेस। ये कुछ फॉलोइंग प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेस की मदद से हम खाने को बेकार होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हम खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं, दैट इज BHA एंड BHT, दो चीजें हैं, BHA BHT। BHA क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन, ठीक है। ये दो केमिकल है, इन केमिकल को अगर हम डालते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, ये क्या करते हैं? ये केमिकल जो खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बन के जाते हैं, ये खाने के जो भी पार्टिकल्स है, जो मटेरियल है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं। मतलब ऑक्सीजन गैस अगर आएगी तो ये केमिकल ऊपर उठेंगे, उसके साथ रिएक्शन करके और अलग हो जाएंगे। मतलब ये जो फूड पार्टिकल है ना उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, खुद ऑक्सीडेशन करा लेते हैं। तो फूड पार्टिकल साल भर, 6 महीना या जितने भी दिन का वैलिडिटी है उतने दिन के लिए वो प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग द फूड इन द नाइट्रोजन गैसेस। पैकेट जो होता है ना उसको नाइट्रोजन गैस से फ्लश कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, उसको फ्यूज कर दिया जाता है। तो जो पैकेट है, नाइट्रोजन जो गैस होती है उसको पैकेट में डाल देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस किसी से रिएक्शन नहीं करती है, बहुत लीस्ट रिएक्टिव गैस होती है, इसीलिए। चलिए, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग द फूड इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर खाने को रख दो तो भी खाना बच जाता है। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स में भी फूड को रखिए तो हवा अंदर जाएगी नहीं, तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो भी बच जाएगा। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डिंग द फूड अवे फ्रॉम द लाइट। लाइट से खाने को दूर रखिए, वहां से भी रेंसिडिटी से बचा जा सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। बहुत मजा आया चैप्टर पढ़ा के। ऐसे ही और चैप्टर्स को देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।